हेलो एवरीवन, मैं ज्योति शर्मा आपके अपने चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स पर आपके लिए एक पोम लेकर आई हूँ। ये जो पोम है ये दिलीप चित्रे जी की लिखी हुई है। ये पोम हमारी क्लास 8th, क्लास 11th हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट बेस्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसके सिलेबस का पार्ट है। तो कुछ दिलीप चित्रे जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा पोम के बारे में जानेंगे, फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करती रहूं। देखिए, दिलीप चित्रे जी को जानते हैं पहले। दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे। दिलीप चित्रे जी का पूरा नाम है दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे। ये एक इंडियन पोइट है, बहुत ही प्रोमिनेंट इंडियन पोइट हैं, क्रिटिक हैं, वो भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के, यानी भारत जब आज़ाद हो गया था उसके बाद के जो प्रमुख कवि हैं उनमें से एक है। दिलीप चित्रे जी के जन्म और मृत्यु के बारे में जानते हैं। इनका जन्म बड़ौदा में हुआ 17 सितंबर 1938 को, और इनकी मृत्यु पुणे में हुई 10 दिसंबर 2009 को। कहा जाता है ये दो भाषाओं को जानते थे, यानी बाइलिंगुअल राइटर थे। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दो भाषाओं को जानने वाला, और वो भाषाएं थी मराठी और इंग्लिश। अब इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक टीचर भी थे, पेंटर थे, फिल्म मेकर थे और मैगजीन कॉलमनिस्ट भी थे। इन्होंने एडिट की थी एन एंथोलॉजी ऑफ मराठी पोइट्री 1945 से 1965 के बीच में। एडिट करने का मतलब होता है संपादन करना, यानी पब्लिकेशन के लिए उसको प्रिपेयर करना, काट छाट करके थोड़ा सा ठीक ठाक करके एडिट किया था। एंथोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन, यानी इकट्ठा कर लिया था। तो ये इनकी मराठी पोएम्स का कलेक्शन था। अब देखिए, जो हमारी पोम है उसको देखेंगे थोड़ा सा कि कहाँ से ये ली गई है, इसके अंदर क्या एलिमेंट है, क्या थीम है। उससे पहले हम देखिए इसका टाइटल देख लेते हैं, फेलिंग। जो फेलिंग शब्द है, ये इस जैसा ही आपने एक शब्द और देखा होगा, फालिंग, FALLING, फालिंग, और एक ये है फेलिंग। तो दोनों के अंदर अंतर क्या है? देखिए, जो फालिंग होता है ना, इसका मतलब तो होता है गिर रहा है। और फेलिंग मतलब है काट कर गिरा रहे हैं, मतलब जैसे काट कर, जब अपनी मतलब इंटेंशंस के साथ जब काट कर गिराया जाता है तो उसको फेलिंग बोलते हैं। और जब अपने आप से गिर रहा होता है तो उसको हम फालिंग बोलते हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं कि इस पोम के अंदर क्या है। ये जो पोम है ना, ये दिलीप चित्रे जी की सिलेक्टेड एक कलेक्शन है। टाइटल है उसका ट्रैवलिंग इन ए केज, वहां से ली गई है, जो कि 1980 के अंदर पब्लिश हुआ था। तो ये जो कलेक्शन है ट्रैवलिंग इन ए केज, यहाँ से उठाई हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, पूछा जा सकता है कि ये जो शॉर्ट पोम है फेलिंग ऑफ द बैनियन ट्री, ये कहाँ से ली गई है। तो यहाँ हम बता सकते हैं। इसके बाद में ये भी है कि इसके अंदर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, जो हमारे पोइट हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड एक इवेंट है जिसके बारे में इस पोम के अंदर बताया गया है, यानी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ये दिलीप चित्रे जी की। मेटाफोरिकली ये रिप्रेजेंट करती है उनकी लाइफ को। अगर इसके लक्षण देखे जाए, यानी पोएम को पढ़ा जाए, तो पोएम के अंदर हम देखेंगे कि एक ऐसी घटना होती है जो उनके जीवन में सच में घटी थी। वो ये बताती है कि कैसे अपहीवल, अपहीवल का मतलब होता है कि जैसे उठापटक मच जाना किसी चीज की, यानी एक तरह से मतलब ये समझो आपकी कुछ उथल पुथल हो गई, कोई घोर परिवर्तन हो गया। जो जब बड़ौदा से वो मुंबई गए तो ऐसा क्या हुआ था कि जब उन्हें बड़ौदा से मुंबई की तरफ जाना पड़ा, वो इस पोम में हम पढ़ेंगे। ये जो पोम है ना, ये पोइट का मतलब नेचर के लिए, पोइट का ये समझ लीजिए रैपिड चेंज के लिए, जो ट्रेडिशन में रैपिड चेंज हो रहा है उसके लिए कंसर्न बताती है। तो पोम पढ़ते हैं हम लाइन टू लाइन, क्या बताती है देखिए। माई फादर टोल्ड द टीनेंट्स, माई फादर, ये जो माई फादर शब्द है ना, ये शब्द हमें बता रहा है कि यहाँ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, क्योंकि माई शब्द क्या है, पोजेसिव है। यहाँ माई शब्द से अपना पता लग रहा है ना, इसका मतलब पोइट अपने ही पिता के बारे में, खुद के ही बारे में बात कर रहा है। माई फादर टोल्ड द टीनेंट्स, टीनेंट्स कौन होते हैं, किराएदार। किराएदार का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, जमीन है, जायदाद है, या कोई घर है जिसके अंदर आप किसी इंसान को रख रहे हैं और वो रहने के बदले आपको कुछ अमाउंट दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो वो आपका किराएदार हो गया। तो मेरे पिता ने किराएदारों से छोड़ने को कह दिया। हु लिव्ड ऑन द हाउसेज सराउंडिंग अवर हाउस ऑन द हिल, जो कि हमारे ही घर के चारों तरफ रहते थे, यानी हिल के ऊपर उनका घर है और उसी घर के चारों तरफ और भी बहुत सारे घर बने हुए हैं। तो सेकंड लाइन से हमें ये पता लग रहा है कि जो दिलीप चित्रे जी थे, उनके पिताजी जो थे ना, उनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारे घर थे। एक में वो खुद रहते थे, बाकी के घर उन्होंने किराए पे दे रखे थे। वन बाय वन द स्ट्रक्चर्स वर डिमोलिश, स्ट्रक्चर यानी वो जो घर बने हुए थे उनका उनका जो स्ट्रक्चर था, वो जो घर थी, इमारत जो थी, उन स्ट्रक्चर को डिमोलिश्ड किया जा रहा था। डिमोलिश्ड यानी गिरा देना, तोड़ देना या ध्वस्त कर देना, ये सब वो कर रहे थे। ओनली आवर ओन हाउस, अब ये जो लाइन थी ना, वन बाय वन द स्ट्रक्चर वर डिमोलिश्ड, इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता ये लग रहा है कि वहां रिनोवेशन नहीं हो रहा है,
कि किसी चीज को रिनोवेट नहीं किया जा रहा बल्कि खत्म किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है, यानी खत्म किया जा रहा है। यहाँ पे शायद कुछ और बनना होगा इसलिए खत्म किया जा रहा है। बच क्या गया था? ओनली आवर ओन हाउस, हमारा अपना घर बच गया था, एंड द ट्रीज, और कुछ पेड़ बच गए थे। ट्रीज आर सेक्रेड, माई ग्रैंड मदर यूज टू से। अब देखिए सेक्रेड शब्द है ना, ट्री के साथ आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ हिंदू, हमारी जो माइथोलॉजी है, जो हमारी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो चीज कही जाती है वो हमारे सामने प्रेजेंट की है कि मेरी ग्रैंड मदर, अब फिर से देखो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट आ गया, कि मेरी दादी माँ ये कहा करती थी कि पेड़ बहुत ही पवित्र होते हैं। हाँ, फेलिंग देम इज अ क्राइम, उनको काट कर गिरा देना क्या है? क्राइम है, पाप है, कि कभी भी हमें किसी भी पेड़ को काटना नहीं चाहिए, अपराध है, इसको कभी काटना नहीं चाहिए। बट ही यानी पोइट के फादर, मैस्क्रेड, मैस्क्रेड का मतलब क्या होता है? हत्या करना, हत्याकांड, है ना, मैस्क्रेड। अब देखो ये जो शब्द है ना मैस्क्रेड, अब ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, क्योंकि पेड़ को हम काट कर गिराना ये कह देंगे, पेड़ को तोड़ना कह देंगे, लेकिन पेड़ की हत्या कर दी ये शब्द तो हम नहीं यूज करते ना। हत्या शब्द तो हम इंसानों के लिए यूज करते हैं या किसी जीवित जानवर के लिए यूज करते हैं, तो हत्या शब्द यूज किया है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। अब कुछ पेड़ के नाम बताएगा कि कौन कौन से पेड़ हैं जो उसकी सराउंडिंग्स में थे। एक तो है शियोगा, एक है उडुम्बर और नीम, कि शियोगा, उडुम्बर, द नीम वर ऑल कट डाउन। ये जो शियोगा है, उडुम्बर जो है ना, ये मतलब संस्कृत में, मराठी में उडुम्बर कहलाता है, अपनी हिंदी में देखें तो इसको गुल्लर बोलते हैं, गुल्लर का पेड़। द नीम, सारे के सारे काट दिए गए, यानी उसके चारों तरफ जो भी पेड़ थे ना वो सारे के सारे अच्छे पेड़ थे जिनको औषधि वाले वृक्ष भी बोला जाता है, ये वृक्ष सारे के सारे काट कर गिरा दिए गए। बट द ह्यूज बैनियन ट्री, लेकिन एक बड़ा बैनियन ट्री, बहुत ही बड़ा था साइज में, वो स्टूड लाइक ए प्रॉब्लम, वो खड़ा था हमारे सामने एक प्रॉब्लम की तरह, यानी मेरे पिता के सामने, कवि के सामने नहीं, कवि का तो उससे पर्सनल अटैचमेंट था, लेकिन जो उसके पिता उसको काटना चाहते थे उनके सामने एक प्रॉब्लम की तरह खड़ा था। हुज रूट्स ले डीपर देन आवर लाइव्स। अब देखो हमारी जिंदगी से भी ज्यादा गहरी तो उसकी जड़ें थी। इसका मतलब कहने का क्या है? ये जो बरगद का पेड़ है, ये जो बैनियन ट्री है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारी जिंदगी से भी ज्यादा गहरी। इसका मतलब क्या है? यानी बहुत सालों तक बरगद के पेड़ के लिए, बैनियन ट्री के लिए कहा जाता है कि इसकी जो एज होती है ना, इसका जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, यानी ये कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक रहता है, हरा भरा रहता है सैकड़ों सालों तक। इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर से, मतलब नीचे जितनी जमीन में गहरी चली जाती है ना, उतना ही ये ज्यादा फैलता रहता है, और इसकी जड़ें जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ लटकती हैं और जमीन को छूती रहती है, ऐसा लगता है जैसे पेड़ के बाल हो, इस तरीके से। तो ये कह रहा है हुज रूट्स ले डीपर देन आवर ओन लिव्स, माय फादर ऑर्डर्ड इट टू बी रिमूव्ड, कि मेरे पिता ने इसको भी रिमूव करने का ऑर्डर दे दिया। द बैनियन ट्री वाज 3 टाइम्स एज टॉल एज आवर हाउस। बैनियन ट्री हमारे घर से भी 3 गुना ऊंचा था, हमारा घर नीचा पड़ जाता था, बैनियन ट्री तो उससे भी 3 गुना ऊपर चला गया था, उससे भी ऊंचा। इट्स ट्रंक हैज ए सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि, यानी जैसे कोई गोला होता है ना किसी चीज का, उसका पेरीमीटर बोल दो आप, सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर ही होता है, वो 50 फीट था। इसके ट्रंक की बात की जाए तो, खाली ट्रंक की बात अगर हम करें, इसका जो तना है अगर उसकी बात करें हम, तो ये 50 फीट का था, मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ था, इसका मतलब बहुत पुराना था। इट्स स्क्रेजी एरियल रूट, स्क्रेजी का मतलब होता है बिना मांस का, यानी जिसमें चर्बी ना हो, इसका मतलब सूखा, एकदम सूखे सूखे से, है ना। इसकी जो रूट है हवा में लटक रही थी, ये पेड़ के ऊपर है ना, कभी देखना आप बेनियन ट्री को, नहीं देखा हो तो आपने, कि इसकी जड़ें ना ऐसे लटकी हुई दिखेंगी आपको, और वो ऐसी होती है बहुत सूखी सूखी सी, वो कैसे लटक रही हैं और कहाँ तक? ग्राउंड तक आ रही हैं। फ्रॉम 30 फीट और मोर, सो फर्स्ट दे कट द ब्रांचेज, कि 30 फीट ऊंचाई पर जाते हैं और उसके बाद में ब्रांचेज को काटना शुरू कर देते हैं। किसको काटना शुरू करते हैं? ब्रांचेज को काटना शुरू कर देते हैं। sawing them off for 7 days, 7 दिन तक उसको काटते रहते हैं। sawing का मतलब होता है काटना, 7 दिन तक उसको काटते रहते हैं। एंड द हीप वाज ह्यूज, और उसके बाद में काट काट कर क्या लगा देते हैं? हीप, मतलब बहुत बड़ा हीप बना देते हैं एक तरह से, मतलब समझ लो एक तरह से ढेर लगा देते हैं, और ह्यूज भी बड़ा सारा ढेर लगा देते हैं, काट काट के। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स बिगन टू लीव द ट्री, अब इंसेक्ट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो अब ट्री को छोड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए पेड़ का अगर हिलता है, पत्ते अगर जोर से हिलते हैं ना, तो उस पर अगर कोई पक्षी बैठा है तो वो उड़ जाता है, और इस पेड़ की हम बात करें तो इस पेड़ को तो काटा जा रहा था, तो पक्षियों को जैसे ही वो आवाज सुनती है, पेड़ हिलता हुआ लगता है, पक्षी अपना छोड़ छोड़ के पेड़ को उड़ जाते हैं, क्योंकि पक्षी पेड़ों पर अपना घर बना लेते हैं, रहने लग जाते हैं। इतना पुराना पेड़ है, उसके ऊपर घर बना लिए, और जैसे ही उस पेड़ की अब कटाई छटाई शुरू हुई तो उन्होंने भी पेड़ को छोड़ दिया। चलिए आगे चलते हैं। एंड देन दे केम टू इट्स मैसिव ट्रंक, कि अब उन्होंने शाखाएं तो उसकी काट दी थी, अब बारी आई ट्रंक की, अब तने को काटने लगे। क्या? 50 मैन विद एक्सेस, 50 लोग
एक्सिस के साथ। 50 लोग थे जिन्होंने एक्सिस ले रखी थी, कुहाड़ी अपने हाथ पे ले रखी थी और चॉप्ड एंड चॉप्ड, टुकड़े टुकड़े करे जा रहे थे, काटे जा रहे थे। द ग्रेट ट्री रिवील्ड इट्स रिंग्स ऑफ 200 ईयर। अब देखो, जो पेड़ होता है जब उसे काट देते हैं ना तो कुछ इस शेप में हमारे सामने आता है वो, है ना। और फिर जब शेप होती, जब उसको काट दिया जाता है ना तो वो जो शेप होती है ना अंदर, वो अंदर ऐसे 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 रिंग्स सी बनी हुई होती है, आपने देखा होगा कई बार इस तरह से बनी होती है। और ऐसी है ना, मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि जो रिंग्स है ना, इनको काउंट करके उस पेड़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है। जितनी ये रिंग्स होती हैं उतने ही साल पुराना वो पेड़ होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो ग्रेट ट्री है ना, ये इसकी रिंग्स रिवील कर रही है कि ये 200 साल पुराना है। कितना पुराना है? 200 साल पुराना। अब पॉइंट हमारे सामने क्या कह रहा है कि वी वाज्ड इन टेरर एंड फैसिनेशन, कि हम देख रहे थे उसे काटते हुए, कट रहा था वो, तो हमारे अंदर डर भी था। टेरर यानी डर, कि हम डर भी रहे थे, फैसिनेशन यानी हमें उससे लगाव भी था, प्यार भी था, या ये कहो कि सम्मोहन भी था। कि डर तो क्या था कि भाई वो विशाल ही इतना था, बहुत बड़ा था, उसको काट रहे थे, ढेर लगा दिया था, तो डर भी था। फैसिनेशन यानी लगाव भी था। भाई स्लाटर, अब यहाँ फिर वही शब्द यूज कर लिया, स्लाटर यानी हत्या, कि उसको काटा जा रहा था, तो हमें डर भी लग रहा था, और हम मुझे स्पेशली, वो अपनी बात कर रहा है कि मुझे उससे फैसिनेशन भी था। एज ए रा माइथोलॉजी रिवील टू अस इट्स एज, कि अगर रा माइथोलॉजी की बात की जाए तो इसकी एज का हमें पता चलता है। सून आफ्टरवर्ड वी लेफ्ट बड़ौदा फॉर बॉम्बे, तो बहुत जल्दी ही फिर हमने यहाँ को छोड़ दिया, इस जगह को हमने छोड़ दिया और हम बड़ौदा से बॉम्बे की तरफ रवाना हो लिए। यानी बड़ौदा को हमने छोड़ दिया और हम बॉम्बे जाकर बस गए। वेयर देयर आर नो ट्रीज, जहां पर अब कोई पेड़ नहीं थे। अब देखो यहाँ उसने क्या दिखाया है कि किस तरीके से चेंज हो रहा है, किस तरह अर्बनाइजेशन, मतलब जहां वो पहले रह रहा था बड़ौदा में, वहां हरा भरा सब कुछ था, लेकिन अब वो बॉम्बे आ गया। बॉम्बे जो है ना, यहाँ पर उन्होंने एक तरह से समझ लो जो सिटी है उसका यूज किया है हमारे सामने। जो सिटी है उसके अंदर पेड़ पौधे नहीं होते, बड़ौदा के अंदर पेड़ पौधे थे, यहाँ पेड़ पौधे नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि अब अर्बन में आ गया, अर्बन एरिया के अंदर आ गया, तो अब अर्बनाइजेशन की यहाँ बात कर रहा है कि बड़ौदा से बॉम्बे आया, यहाँ उसको पेड़ ही नहीं मिल रहे हैं देखने को। वेयर देयर आर नो ट्रीज एक्सेप्ट द वन, बस एक है, वो एक कौन सा है? विच ग्रोज द सीड्स इन वंस ड्रीम इट्स एरियल रूट, वो है, और वो भी कहाँ है? सपनों में है। और उसकी एरियल रूट्स जो हैं, हवा में तैरती हुई जो उसकी रूट्स हैं, वो क्या क्या ढूंढ रही हैं? लुकिंग फॉर द ग्राउंड टू स्ट्राइक, वो ढूंढ रही हैं कि वो कहाँ पर जाकर लगे, यानी उसकी जो जड़ें हैं वो कौन से ग्राउंड को जाकर छुएं। अब मतलब सपनों में रह गया है बस पेड़, क्योंकि शहरों के अंदर आपने देखा होगा पेड़ पौधे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और वो भी बॉम्बे जैसे शहर के अंदर तो आपको सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी और पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे वहां देखने को। तो कह रहे हैं कि बस अब तो सपनों के अंदर ही पेड़ रह गया है और उसकी जड़ें हवा में लटक रही हैं। यानी आज भी उसको वो बैनियन ट्री याद है जो उसके गांव के मकानों में के पास में हुआ करता था, वो आज भी उसको याद है, वो उसके सपनों में है बस खाली, और उसकी जड़ें आज धरती ढूंढ रही हैं कि कहाँ वो जाकर छुएं। तो ये आज की पोयम थी, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।